हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी कोचिंग सेंटर खगोल एवं जानीपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। पिछले वीडियो में हमने आपसे कहा था कि आप लोग किताब पढ़ने की आदत डालें और समय को ना गंवाएं, क्योंकि यही समय है आपके पास घर पे अच्छी तरह से पढ़ाई करने के लिए। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। हमारा ऑप्शन है 2r बराबर एफ, दूसरा ऑप्शन है r बराबर एफ, तीसरा ऑप्शन है f बराबर r/2 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जब आप लोगों ने दर्पण का रिलेशन पढ़ा था फोकस और इसके रेडियस के बीच का, तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि हमारा जो रेडियस जो होगा वो फोकस लेंथ का दुगना होता है। तो यहाँ पे हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर तीसरा वाला, f बराबर r/2। हमारा फोकस जो होता है वो रेडियस का आधा होता है और रेडियस जो होगा वो फोकस का 2 गुना होगा, फोकस लेंथ का, जिसको हम लोग फोकसांतर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद समानांतर किरणें किस बिंदु से होकर गुजरती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब समानांतर किरणें किसी दर्पण पर पड़ती हैं तो वो किस बिंदु से होकर गुजरती हैं। ऑप्शन है हमारे पास सी से, दूसरा ऑप्शन है एफ से, तीसरा ऑप्शन है पी से और चौथा ऑप्शन है सी और एफ के बीच से। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ये सिंबल लिखा हुआ है, सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी का मतलब पोल और एफ का मतलब फोकस। तो हम लोग जानते हैं कि जब समानांतर किरणें दर्पण पर पड़ती हैं तो वह सभी किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एफ, फोकस। तो याद रखेंगे, चाहे कोई भी दर्पण हो, समानांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस से गुजरती हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर हमेशा वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण होगा। ध्यान से सुनेंगे, चाहे कैसा भी दर्पण हो, सॉरी, किसी दर्पण के पास वस्तु को हम लोग किसी भी स्थान पर रखें, कहीं भी रखें, हमेशा उसका जो प्रतिबिंब है वो सीधा बनने वाला है और बराबर आकार का बनने वाला है। तो वह दर्पण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर समतल तथा उत्तल दोनों। तो हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो बराबर साइज का भी बनता है और हमेशा सीधा भी बनता है, चाहे इसको हम लोग कहीं भी लेके जाएं। अवतल में हमेशा बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। उत्तल में हमेशा क्या बनेगा, हमेशा छोटा इमेज बनेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समतल। समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसमें हम लोग वस्तु को किसी भी पोजीशन पर रखें, उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा सीधा बनेगा और वस्तु के आकार का ही बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। वैसा उपकरण का नाम बताना है जिसमें प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव हो सकता है। ये ऑप्शन देख के आंसर देंगे, दर्पण, लेंस, प्रिज्म या फिर कांच की सिल्ली। ध्यान से सुने, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म। हम लोग एक्सपेरिमेंट भी पढ़े हैं, प्रिज्म से कैसे हम लोग वर्ण विक्षेपण, हम लोग वर्ण पट भी प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। पिछले भी वीडियो में इसका क्वेश्चन हो चुका था। धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों या फिर जीरो। तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होगा वो हमेशा धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान याद रखेंगे आप लोग। और अवतल लेंस का निगेटिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस समबाहु होंगे। एक हमारा गोलीय दर्पण है और दूसरा गोलीय लेंस है। दोनों का फोकस का दूरी जो है, फोकसांतर जो है वो -15 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि वह दर्पण क्या हो सकता है और वह लेंस क्या हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास
दोनों के दोनों अवतल हो गए। दूसरा ऑप्शन है दोनों के दोनों उत्तल हो गए। तीसरा ऑप्शन है दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल। और चौथा ऑप्शन है दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो ये हमारा, अगर आपको बेसिक बात याद है तो इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हमारा दर्पण का माइनस में है फोकसांतर। जब दर्पण का फोकसांतर माइनस में है तो पक्का क्या होगा, अवतल ही होगा। दूसरा, लेंस का भी क्या है, माइनस में है, तो इसका आंसर होगा दोनों अवतल। हमारा लेंस और दर्पण दोनों के दोनों क्या होंगे, अवतल होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण क्या है। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, मुख्य कारण क्या है अपवर्तन के। प्रकाश के चाल में परिवर्तन, प्रकाश के रंग में परिवर्तन, प्रकाश के चाल में परिवर्तन नहीं होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कारण है कि प्रकाश का अपवर्तन हमको देखने को मिलता है। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो इसका मेन कारण क्या है, तो याद रखेंगे इसका मेन जो कारण है कि प्रकाश के चाल में परिवर्तन आ जाता है। जब भी प्रकाश अपना माध्यम चेंज करेगा तो वो मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम सघन है कि विरल है। अगर मीडियम सघन होगा तो स्पीड घट जाता है, और जगह मीडियम रेयर होता है तो स्पीड बढ़ जाता है। जैसे हम लोग हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, पानी में जाते हैं तो कुछ कम हो जाती है, कांच में कुछ और कम हो जाती है। तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण जो है प्रकाश के चाल में परिवर्तन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। ध्यान से सुने। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, सघन से विरल मतलब एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं कि यह कांच से हवा में जा रहा है, तो इसका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध हो सकता है। सबसे पहला है हमारा ऑप्शन दोनों कोण बराबर होंगे। दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन कोण बड़ा होगा। तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण बड़ा होगा। और चौथा ऑप्शन है कोई निश्चित संबंध नहीं है। तो ध्यान देंगे जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो जानते हैं कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागेगा, और जब अभिलंब से दूर भागेगा तो इसका अपवर्तन कोण बढ़ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, अपवर्तन कोण बड़ा होगा। एक कोण लिखा हुआ है, कोण नजर आ रहा होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम होती है, इसका कारण क्या है। क्वेश्चन में मिस प्रिंट है थोड़ा, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा पानी से भरी बाल्टी में बाल्टी की गहराई, बाल्टी की गहराई, बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ती है। इसका मुख्य कारण है पानी से भरा जो बाल्टी है उसको हमको उसका गहराई कम मालूम पड़ता है। इसका मेन कारण क्या है। इसका मेन कारण हमारा ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पानी से भरा बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ना, या फिर ग्लास में रखे हुए सिक्का को थोड़ा ऊपर नजर आना, या फिर ये भी क्वेश्चन बनता है हमारा कि ग्लास में रखे पानी से भरे ग्लास में रखे हुए छड़ी या फिर पेंसिल टेढ़ी नजर पड़ना। इन सब का आंसर एक ही होता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो याद रखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम पड़ता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से डैश होती है। ऑप्शन है हमारे पास 2 गुनी, दूसरा ऑप्शन है आधी, तीसरा ऑप्शन है चौगुनी, और चौथा ऑप्शन है बराबर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है पर इस पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सही इसका तरीका यही है कि आप लोग क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। हमारा क्वेश्चन करता है कि अवतल दर्पण है, अब अवतल दर्पण है या फिर उत्तल दर्पण है। हमारा एक जो रूल है वो दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। हम लोग गोलीय दर्पण में इसको हम लोग पढ़ते हैं। फोकस दूरी जो होता है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या से आधी होती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आधी। चाहे अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो, दोनों केस में हमारा फोकस दूरी जो होगा वह वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, और ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें, ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।